नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज डिस्कस करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ पीएस एपीएस कंप्यूटर असिस्टेंट के जो अपकमिंग एग्जाम हैं उनके लिए हिस्ट्री में मिडिवल हिस्ट्री डिस्कस करने जा रहा हूं। और इस मिडिवल हिस्ट्री में जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं, चाहे आरओ के हों, एआरओ के हों, ईपीएस के हों, कंप्यूटर असिस्टेंट के हों, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जूनियर असिस्टेंट हों, स्टेनोग्राफर हों, ड्राइवर हो, इन सभी एग्जाम का एक कंपाइल्ड वीडियो है। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप इसको पेशेंस के साथ थोड़ा थोड़ा करके देखिए। और इसके साथ जो पीवाईक्यू के साथ जो अदर क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी डिस्कस किया हूँ। तो आप इसको देखने के बाद आपका एक तो पूरा रिवीजन हो जाएगा मेडिवल हिस्ट्री, और एक आपको आइडिया भी लगेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट क्वेश्चन पूछता कैसे है। क्योंकि बहुत लोग मन में डाउट है, तमाम अफवाहें फैलाई गई हैं कि हाई आर ओ में ऐसी बुक पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। आप खुद क्वेश्चन का लेवल देखेंगे, खुद आप देखिए, क्यों किसी के ऊपर ये करना है। आप खुद एनालिसिस कीजिए कि कैसा क्वेश्चन हाई कोर्ट आर ओ में आता है, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। और किसी बहुत बहकावे की जरूरत आने की जरूरत नहीं, आप खुद सिलेबस देख सकते हैं, खुद इसका एनालिसिस कीजिए और बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपके नाम के आगे अधिकारी जरूर लगेगा। ये सब स्टूडेंट लाइफ में सब संघर्ष का जीवन है, आप घबराना नहीं है। तो एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, सब चीजें आराम से होंगी, जरूर होगा। तो आप इसको देखिए। मैं इसलिए इसको अभी पहले करा दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि वैकेंसी के टाइम तो जॉब के साथ टाइम बहुत कम मिल पाता है, तो नोटिफिकेशन आने के बाद टाइम मिले कि ना मिले, मैं इसीलिए हर सब्जेक्ट का एक कंपाइल्ड वीडियो देना चाहता हूँ। और उसके साथ जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कम से कम पीवाईक्यू आपके एकदम टिप पे होना चाहिए। और पीवाईक्यू साथ जो क्वेश्चन में होते हैं उसको भी आपको तैयार होना चाहिए, जिससे कि उस पीवाईक्यू से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप गलत होने की गुंजाइश उसमें न रहे, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जाम मंत्र टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। साथ ही साथ आप पहले सिलेबस, अगर हाई कोर्ट आर ओ तैयारी करना है तो सिलेबस भी टेलीग्राम चैनल पे दिया हूँ, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए। सिलेबस को इस तरीके से मैं खुद डिजाइन किया हूँ, जो एकदम माइन्यूट एनालिसिस किया गया है कि आप देखेंगे हर सब्जेक्ट में हर एक छोटे छोटे टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन आया हुआ है, तब आपको लगेगा हाँ अब तैयारी करने कैसी करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और एक बैच भी चल रहा है, अगर बैच में आप बच्चे पढ़ रहे हैं, सब ठीक है, बताना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि कोई बैच चल भी रहा है। क्योंकि बहुत जगह मिसलीडिंग वगैरह चल रहा है, टेलीग्राम यूट्यूब पे तमाम चीज़ आप जानते ही हैं। यहाँ पे बैच में क्या क्या दिया जा रहा है, एक तो आपका बैच में दिया जा रहा है वीडियो दिया जाएगा, डिटेल नोट्स दिया जाएगा जो वीडियो के साथ है, इसको आपको पढ़ना है। वीडियो देखने के बाद पढ़ सकते हैं एक बार, लेकिन इसके साथ शार्ट नोट्स दिया जा रहा है, शार्ट नोट्स साथ वन लाइनर दिया जा रहा है। तो ये दोनों तो आपको प्रिंट आउट करा करके एकदम रिवीजन कर डालना है एकदम अच्छे से। वन लाइनर तो 100% अच्छे से कर देना है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया है। और इसी के साथ साथ अल्टरनेट डे पे एक डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ डिस्कशन क्वेश्चन का कराया जाता है। साथ ही साथ दो क्विज ग्रुप है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहता है कि रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए, कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन कराया जाए। उसी मिशन के साथ ये सब बैच चल रहा है, जिसको लेना हो ले सकता है, अदरवाइज यूट्यूब वगैरह पे जितना हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ। बैच से जुड़ने के लिए टेलीग्राम आईडी दी गई है, जाव मंत्रा क्वेरी। अपने टेलीग्राम में सर्च ऑप्शन पे @जाव मंत्रा क्वेरी डालेंगे तो खुल के आ जाएगी मेरी आईडी। अब विशेष प्रॉब्लम है तो ये व्हाट्सएप नंबर मेरा है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उस आक्रमणकारी का नाम बताइए जिसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और छापा मारा था। तो इसका सही आंसर होगा महमूद गजनवी। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और इसमें और क्या क्या क्वेश्चन आता है, एक तो ये ईयर भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ईयर भी याद रखिए, आपको यहाँ पे जरूरी है ईयर याद रखना। और कितनी बार आक्रमण किया ये भी पूछा गया, 17 बार आक्रमण किया है, 17 बार आक्रमण। ईयर पूछा जाए कब से कब तक, 1000 से 1027 तक। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करते चलेंगे तो माइंड में बना रहेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो महमूद गजनवी के साथ आता है कि इसके साथ प्रसिद्ध विद्वान कौन कौन आया था। तो अलब रूनी और फिरदौसी, अलब रूनी और फिरदौसी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, फिर से पूछे जाने का चांस है। अलब रूनी और फिरदौसी, ये दो विद्वान इसके साथ आए थे।
और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था, इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, मूर्ति भंजक, महमूद गजनवी को। ये चीजें होगी महमूद गजनवी के बारे में। और मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी मुस्लिम था, यही। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह अयोग्य शासक था, इल्तुतमिश का पुत्र था। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, आगे ऐसे ऐसे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जहाँ कुछ आएगा मैं डिस्कस करता रहूंगा। ये आरओ के एग्जाम में आया हुआ है, हर क्वेश्चन में आपको कुछ न कुछ आपको नया मिलता जाएगा। महमूद गजनवी के भारत अभियान के दौरान उसके साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान था? तो यहाँ पे क्वेश्चन वही आया, कौन सा मुस्लिम विद्वान था? अलबरूनी। और साथ में कौन था? फिरदौसी। ये सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आते ही रहते हैं, फिर से आएगा यही सब क्वेश्चन, रिपीटेशन बहुत होता रहता है। अच्छा, अलबरूनी के साथ एक और क्वेश्चन आता है, इसने बुक कौन सी लिखी है? इसकी बुक का नाम क्या है? किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको ये सब चीजें याद होगा, किताब उल हिंद। और इसको अरब की होमर भी कहा जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। और अमीर खुसरो तूतीय हिंद कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत के 8 मुस्लिम शासकों का इसने शासनकाल देखा है। और इब्न बतूता के बारे में क्वेश्चन आता है कि ये किस देश का यात्री था? तो मोरक्को यात्री था ये, मोरक्को। और किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, मोहम्मद बिन तुगलक। और इसकी बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है रेहला। ऐसी चीजें आप लोग भी याद रखिए। अलबरूनी के बारे में बता ही दिए। और अगला क्वेश्चन है, गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में किसने नष्ट किया था? तो किसने नष्ट किया था? महमूद गजनवी। और अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस टाइम शासक कौन था गुजरात में? गुजरात में किसका शासक था? चालुक्य वंश का शासक था, चालुक्य वंश का। और वहां शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। क्वेश्चन हाई कोर्ट में आया नहीं है, लेकिन अदर एग्जाम में आया हुआ है, तो ये हाई कोर्ट के एग्जाम में आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि हाई कोर्ट में आएगा जरूर ऐसे क्वेश्चन। और बख्तियार खिलजी के बारे में आप लोग जानते हैं, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था। और बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश। आगे और डिस्कस करेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया था? तो प्रारंभ किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सही आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और टाइमिंग अगर पूछा जाए तो 1193, अभी तक हालांकि एग्जाम में नहीं आया हुआ है, 1193। और फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल बनवाई थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था, तो पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, मरम्मत का काम करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। ये सब चीजें हैं। सिकंदर लोदी के बारे में बात की जाए तो आगरा शहर बसाया, आगरा शहर। चंगेज खान का समकालीन कौन है? तो चंगेज खान का समकालीन इल्तुतमिश था। एक क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, इसको जैसे कई बार क्वेश्चन आया था उसको एक ही बार किया हूं मैं, हालांकि आया कई बार था। और गुलाम वंश का अगर वास्तविक संस्थापक माना जाए तो इल्तुतमिश को माना जाता है। और इसका शासन काल था 1210 से लेकर के 1236। और उसी समय आक्रमण होता इल्तुतमिश चंगेज खान का, तो इसका टाइम पीरियड क्या था? 1221, भारत पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और इल्तुतमिश चांदी का टंका, तांबे का जीतल नामक सिक्के चलवाया था। और तुर्कान ए चहलगानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया, तुर्कान ए चहलगानी। और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्का ही चलवाया था। सिक्का है। रजिया बेगम के असफल होने का सबसे प्रमुख कारण कौन था? और इसका टाइम पीरियड भी आप याद रखिए, एग्जाम में आता है 1236 से लेकर के 1240 तक। इसका असफल होने का एक ही कारण है, उसका महिला होना। ये सब एसएससी वगैरह में कई बार रिपीट हुआ है, वही क्वेश्चन यहाँ पे आया है। और ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका, ये सब तो आप टिक कर ही देंगे। पुरुषों की तरह टोपी और कोट पहन करके शासन करती थी, पर्दा प्रथा का त्याग की थी। ये सब चीजें नॉर्मल है, खास चीज नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसे मैं बताता चलूंगा।
कुतुब मीनार जिस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया वह कौन था? तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, आपको गलत नहीं करना है। इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और 1193 में। इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया और नष्ट होने के बाद फिर से मरम्मत कौन करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, गुलामों का गुलाम, और इसको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और तुर्कान चहलगानी बता ही दिया, और चीजें आगे हम बताते रहेंगे, एक साथ बताएंगे आपको याद नहीं हो पाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हुई? तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, गुलाम वंश का पहला सुल्तान और मोहम्मद गोरी का गुलाम। और इसको लाख बख्श की उपाधि दी गई है। लाख बख्श मतलब लाखों दान देने वाला था ये। हातिम सेकंड भी इसको कहा जाता है, हातिम सेकंड, वही मतलब इसका है दान देने वाला। नसीरुद्दीन महमूद, इसके बारे में एक आता है, टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता है। इस लूसेंट में लिखा गया, आपने जो लूसेंट पढ़े होंगे उनको पता होगा। दिए गए नामों से कौन सा दिल्ली का सुल्तान लाख बख्श लाखों देने वाला है? तो बता चुका हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इल्तुतमिश के बारे में बताए, गुलामों का गुलाम, तुर्कान चहलगानी, इक्ता पड़ाली, इक्ता पड़ाली नहीं बताया था, इक्ता पड़ाली, ये हो गया। और मोहम्मद बिन तुगलक सबसे विद्वान शासक था, लेकिन कुछ काम नहीं आया, इसको पागल सुल्तान कहा जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन आया? आपको पहले ही बता चुका हूँ, इब्न बतूता, मोरक्को यात्री। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख देने वाला था। बलबन, बलबन के बारे में दीवान ए अर्ज कई बार क्वेश्चन आ चुका है। दीवान ए अर्ज का गठन कौन किया था? दीवान ए अर्ज का गठन कौन किया था? ये सैन्य विभाग के लिए ये भी क्वेश्चन आता है। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो सैन्य विभाग से संबंधित है। और लौह एवं रक्त नीति अपनाया था, लौह एवं रक्त नीति, नवरोज उत्सव और सिजदा प्रथा, सिजदा पैगोज प्रथा, ये सब चीजें हैं लौह रक्त नीति। आगे और डिस्कस करेंगे आपसे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मृत्यु चौगान खेलते समय, लाख बख्श की उपाधि। ये सब चीजें ऐसी हो कि आपके मिडिवल हिस्ट्री खोलते एकदम टिप एकदम होना चाहिए, एकदम आसानी से, एकदम बिना किसी जोर जबरदस्ती तुरंत जवाब आना चाहिए। कोई क्वेश्चन पूछे तुरंत आना चाहिए जवाब, तब तैयारी बेहतरीन होती है। ऐसे तो ऑप्शन देख के टिक करना, ये सब चीजें बेकार की हैं, तब तैयारी आपकी नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कितना था? 1206 से लेकर के 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये है, ठीक है। रजिया सुल्तान 1236 से 1240। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसी संबंधित है, बनवाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये भी क्वेश्चन आता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा। सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ भी आ सकता है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और ये मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में है। ऐसे दो बार देखेंगे सब याद हो जाएगा। और इल्तुतमिश के बारे में बता ही दिए, एकता प्रणाली, तुर्कान चहलगानी, दिल्ली सल्तनत के वास्तु संस्थापक, ये सब चीजें हो गई। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी हो गया ठीक ठाक। कौन सा शासक ने रक्त और लौह नीति का अनुसरण किया था? तो उसने किया था, बलबन ने किया था। अब ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको, अब ऐसा नहीं कि आ चुका है दोबारा नहीं आएगा, फिर ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, कहीं मैच में आएगा, कहीं डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, या कुछ घुमा फिरा करके आएगा, सब ऐसे ही। और तुर्कान ने चहलगानी को समाप्त किया था इसने, जो इल्तुतमिश ने गठन किया था, इसको समाप्त किया, तुर्कान ने चहलगानी को समाप्त किया इसको। बलबन ने देवा अपना नवरोज उत्सव मनाना शुरू किया। नवरोज उत्सव नववर्ष होता था। और बलबन का वास्तविक नाम अगर पूछा जाए तो क्या है? बहाउद्दीन है, बहाउद्दीन, वास्तविक नाम बहाउद्दीन है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है, हक ए सर्व, सिंचाई कर, हक ए सर्व कई बार एग्जाम में आ चुका है। सिंचाई कर किसने स्टार्ट किया, लगवाया था? और इल्तुतमिश इक्ता प्रणाली संबंधित है, ये सब। दास वंश के किस सम्राट ने जिले इलाही की उपाधि प्राप्त किया था? तो किसने प्राप्त किया था? गयासुद्दीन बलबन ने प्राप्त किया था, जिले इलाही। गयासुद्दीन बलबन, जिले इलाही का मतलब क्या होता है? खुद ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, मेन यही है, ईश्वर का प्रतिनिधि।
और नसीरुद्दीन महमूद ने ही बलबन को उल्लू खां की उपाधि दिया था। उल्लू खां की उपाधि नसीरुद्दीन महमूद ने ही दिया था। दिल्ली सल्तनत के वंशों की 1206 से 1526 तक की क्रमानुगत सूची बनाइए। तो ये क्वेश्चन 100% आप इसको याद रख लीजिए, क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो टाइम पीरियड है। यहाँ पे आप देखेंगे दास वंश कब से कब तक रहा, 1206 से लेकर के 1290। आपको बता ही दिया 1206 से 1210 कौन रहा, फिर 1236 1240 कौन रहा, सब तमाम चीजें डिस्कस में सब याद हो जानी चाहिए। और खिलजी वंश कब से कब तक रहा, 1290 से लेकर के 1320। और तुगलक वंश कब से कब रहा, 1320 से लेकर के 1451 1414। और 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश। लोधी वंश इसके बाद आ गया। यहाँ से आप आराम से टिक कर सकते हैं। सैयद वंश वाले में एक ही आता है क्वेश्चन, संस्थापक कौन था, खिजर खां। इसको रैयत ए आला की उपाधि दी गई है। आरो यारो दोनों एग्जाम में आया था ये। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये आपको बता ही चुका हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और बुक का नाम क्या है, रहला। रहला बुक का नाम है। और रजिया सुल्तान का शासनकाल पूछा जाता है 1236 1240 तक, याद रखिएगा आप। कुतुबुद्दीन ऐबक शासनकाल कब है, 1200 से 1290। बस। जौनपुर शहर की याद में स्थापित किया गया, जौनपुर शहर किसकी याद में स्थापित किया गया था, जौनपुर मेरा घर है, तो ये किसकी याद में स्थापित किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक। और किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका वास्तविक नाम क्या था, जौना खां, उसी की याद में बनवा दिया था जौनपुर। बेहतरीन तरीके से आप लोग अभी एक वीडियो लंबा होगा, थोड़ा कुछ बताते चले आप लोगों को। अभी मेरे एक स्टूडेंट मिले, उन्होंने बोला कि 2019 में एग्जाम दिए थे, उसके बाद एग्जाम नहीं दिए। तो मैंने पूछा क्यों, क्या हो गया, तो कहने बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ था। अच्छा। मैंने पूछा कितना नंबर था, तो क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया था तो थोड़ा होता है ना कितना नंबर था, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। उनका नंबर था 196 के आसपास, 250 में। और मेरा नंबर था 202 के आसपास, तो कट ऑफ शायद गया था 204। मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैंने भी घर पे बताया ही कि हुआ नहीं, मन की संतुष्टि के लिए घर पे कुछ बताना ही पड़ता है, क्योंकि संघर्ष का टाइम रहता है, क्या बताएं। और इन्होंने बताया कि इसमें तो स्कैम हुआ, मेरा नहीं हुआ, जबकि मुझे खुद पता था कि मेरे साथ की टाइपिंग दे रहा था, उनका सिलेक्शन हुआ था, और मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ। तो मुझे लगा कि स्कैम वाली बात तो गलत है। अगर 250 में 202 मैं नंबर लाया हूँ, और उस जिसका सिलेक्शन हुआ था उसका 204.5 था, 0.5 मार्क्स से ही सिलेक्शन हुआ था, रिजल्ट मैंने नहीं चेक किया था। तो अगर मैं 2.5 नंबर ला देता, 2 नंबर मैं भी ला देता, तो मेरा भी सिलेक्शन हो गया होता, ये नौबत ही नहीं आती। तो कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई पे पूरा पूरा फोकस कीजिए और आप मार्क्स अच्छा लाइए, आपका सिलेक्शन 100% श्योर होगा। और इन सब लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े जो ऐसी निगेटिव बातें करते रहते हैं। आप सिलेक्शन हो जाएगा, तब भी कई लोग डाउट करेंगे पैसा दे के हुए कैसे नहीं हुए। आप अपने आप को मजबूत बनाइए, तब जाके सिलेक्शन होगा। और पढ़ते रहिए लगातार। 250 में 230 नंबर लाइए, 220 नंबर लाइए, फिर कौन देखे कहता है कि सिलेक्शन नहीं होता है। आप तो एक तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, अच्छा स्कोर लाएंगे तब तो जाके सिलेक्शन होगा। ऑफिशियल लगाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को यात्री था, ये सब बता चुका हूँ आप लोगों को, अब रट गया होना चाहिए। और फारस का कवि था अलबरूनी और फिरदौसी, गजनवी के साथ आया था। और टर्की से पूछा जाए कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। मध्य एशिया से बाबर आया था, यहाँ से सब चीजें हैं, ऐसे मध्य एशिया से लिख देते हैं बाबर। तुर्की से कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। स्वर्ग द्वारी शिविर जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 वर्ष बिताए थे, किस नदी के किनारे से थे,
अच्छा, एक क्वेश्चन मैं भी देखा तो मुझे भी लगा यार कहाँ से क्वेश्चन आया है। और ग्रुप सी वगैरह के एग्जाम ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, ग्रुप सी ग्रुप डी में अलग ही लेवल का क्वेश्चन रहता है। कम से कम आर ओ यार में तो कुछ है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन वही आया, ग्रुप सी ग्रुप डी का अलग ही क्वेश्चन है। अब ये इसका कहाँ स्थित है? गंगा किनारे। स्वर्ग द्वारी शिविर, यह शिविर गंगा नदी किनारे कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में है। फर्रुखाबाद। और अपनी राजधानी को यहीं अस्थायी रूप से स्थापित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ समय के लिए। स्वर्गद्वारी में स्थापित की, स्वर्गद्वारी में, दिल्ली में प्लेग वगैरह की वजह से। किस सुल्तान ने अपने महल को खूबसूरत भित्ति चित्रों को मिटाने का आदेश दिया था? तो किसने दिया था? फिरोज शाह तुगलक। ये भी एक कट्टर मुसलमान था, सुन्नी मुसलमान था, कट्टर सुन्नी मुसलमान। और चित्रकला को प्रोत्साहित नहीं किया, जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था ये। और एक और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, हक ए सर, कई बार एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। सिंचाई कर था। खराज एक था, भू राजस्व कर है। खराज, भू राजस्व कर, दोनों इसी के शासनकाल में लगाए गए थे, फिरोज शाह तुगलक। और इतना सफिशियंट है, बाकी सब चीजें बता दें, बार बार रिपीट क्या करें। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर बताया अपने चाचा वो मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जौना खान की याद में। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अब अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, इसको क्या कहा जाता है? तूती हिंद कहा जाता है। नूह सिपीहर इसकी एक रचना है, एग्जाम में आ चुका है, नूह सिपीहर। और मोहम्मद बिन तुगलक जहां पनाह नगर बसाया था, ये तो है नहीं यहाँ पे। महमूद गजनी के बारे में बता ही दिया हूँ आपको। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश अगर एक बात करें तो। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा किसके कार्यकाल में निर्मित किया गया था? तो अलाई दरवाजा किसके कार्य में? अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में निर्मित किया गया था। और निर्माण कब हुआ था? 1311 में, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। सच्ची मेहराब वास्तुकला का प्रयोग हुआ है। सच्ची मेहराब वास्तुकला का प्रयोग हुआ है। दिल्ली के पास सीरी के किले का निर्माण करवाया था, हौज ए खास बनवाया अलाउद्दीन खिलजी। हौज ए खास घूमने जाते हैं, हौज खास मेट्रो स्टेशन भी है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताइए। कुवत इल इस्लाम मस्जिद की नींव रखी थी और कुतुब मीनार निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन निर्माण को पूरा करवाया। ये बहुत है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का मुखिया बनने वाला एकमात्र परिवर्तित भारतीय मुसलमान था? तो इसका सही आंसर क्या है? नसीरुद्दीन खुसरो खां। ये सब भी देख रहे हैं, ग्रुप सी के एग्जाम में आया हुआ है। नसीरुद्दीन खुसरो का आ सकता है, हाई कोर्ट आर में भी आ सकता है। जलालुद्दीन खिलजी क्या है? खिलजी वंश के संस्थापक। 1290 से 1296 का टाइम पीरियड है। किस सुल्तान ने षड्यंत्रों के होने से पहले उनकी रोकथाम करने के लिए दावतों और सभाओं को प्रतिबंधित कर दिया और पूरे देश में अपने गुप्तचरों का जाल फैला दिया था? तो किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचरों का जाल फैला दिया। मार्केटिंग इंस्पेक्टर नियुक्त किया विपणन को, मतलब मार्केट को नियंत्रित करने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने काफी अच्छा भी काम किया था। और बलबन ने भी शुरू किया था गुप्तचर प्रणाली। इल्तुतमिश तुर्का ने चहलगानी बता ही चुका हूँ आपको। और भू राजस्व कर को बढ़ा करके 50% किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने और सैनिकों पर हुलिया लिखने की प्रथा, लिख देते हैं। घोड़ा दागने, सैनिकों पर हुलिया लिखने की प्रथा, चीजें रिपीटेशन के लिए है, मेरा कहना मतलब है रिवीजन के लिए है। सैयद वंश से एक ही क्वेश्चन आता है, इसका संस्थापक कौन था? खिज्र खां। और अभी तक क्वेश्चन कुछ खास आया नहीं है। और इसमें क्या और बता दें, रैयत आला की उपाधि धारण किया था इसने, रैयत आला। आगरा शहर को किस शासक ने स्थापित किया था? आगरा शहर को बसाने वाला कौन था? सिकंदर लोदी। और 1504 में बसाया गया था। अच्छा, ये मापने के लिए गज ये सिकंदरी लॉन्च किया, तो उसमें सिकंदरी लगाया तो जाहिर सी बात है वही रहेगा। गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था ये। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बता ही दिया। अकबर शाहजहां आगे डिस्कस करते रहेंगे आप लोगों से। अकबर के बारे में इबादत खाना बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, इतना तो है ही, ठीक है।
लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी बहलोल लोधी के द्वारा। और 1451 में लोधी वंश की स्थापना हुई थी। 1451 से लेकर के 1526 तक लोधी वंश का शासनकाल रहा है। ये अभी पहले आपको बता चुका हूँ। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश था। ये भी ध्यान देने वाली बात है। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश। बहलोली सिक्का चलवाया। ये सब चीजें नॉर्मल हैं, आप विदाउट पढ़े भी कर सकते हैं। बहलोल लोधी बहलोली सिक्का। खिज्र खां के बारे में बता दूं, सैयद वंश का संस्थापक। और सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था। इन्होंने आगरा शहर बसाया, जजे सिकंदरी लॉन्च किया। और इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक। लोदी वंश का अंतिम शासक। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा 1526 में, बाबर से हार गया। और युद्ध के मैदान में मारे जाने वाला एकमात्र दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी ही था। युद्ध के मैदान में मारे जाने वाला एकमात्र दिल्ली सुल्तान था यही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में भूमापन के लिए प्रयुक्त पद क्या था? तो भूमापन के लिए क्या यूज किया था? मसाहत। मसाहत। जैसे ये सब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देख रहे होंगे, सब ग्रुप सी के एग्जाम में आए हुए हैं। मसाहत। और इसे सबसे पहले अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने लॉन्च किया था। मोहम्मद उल तुगलक ने भी इस प्रणाली को अपनाया। और गालिया बख्शी, ये आमतौर पर सैन्य वेतन से जुड़े अधिकारी के लिए था। सैन्य से जुड़े अधिकारी। और गाजी क्या है? गाजी काफिरों को मारने वाला है, वही से गाजी कहते हैं। किस वास्तुशिल्पी के संदर्भ में दो गुंबद प्रमुख विशेषताएं हैं? दो गुंबद प्रमुख विशेषताएं किसकी है? लोदी। और वास्तुकला, दो गुंबद का प्रयोग सबसे पहले लोदी के काल में ही हुआ था। उसका उद्देश्य यह था कि भवन की ऊंचाई को बढ़ाना था, छत को और अधिक मजबूती देना था, और कुछ खास मतलब नहीं था। और खिलजी के बारे में बता ही चुका हूँ, अलाई दरवाजा का निर्माण हुआ था। महारोब और गुंबद वास्तुकला का पहला वैज्ञानिक प्रयोग था। निम्नलिखित में किसने 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल को देखा? तो 8 दिल्ली सुल्तान शासनकाल को देखा था अमीर खुसरो। गुलाम वंश के शासक बलबन से लेकर के तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक तक। और नूह सिपीहर इसकी रचना है। और जियाउद्दीन बर्नी की एक रचना है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। हो सकता है एग्जाम में आ जाए। सूफीवाद के निम्नलिखित कथन कौन से सत्य हैं? इसमें सूफी अनेक धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत रूढ़िवादी होते हैं, ये नहीं हो सकता। रूढ़िवादी वगैरह ये सब कहाँ। संगीत और उपदेशों के माध्यम से प्रचार करते थे, सही है। सूफी धार्मिक संप्रदाय सिलसिला में संगठित होते थे, ये भी सही है। और इसमें पीरी मुरादी परंपरा का प्रारंभ हुआ, मतलब पहला, तीसरा और चौथा सही है। कौन से प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के रूप में जाना जाता है? चिराग ए दिल्ली, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आर में भी आया है, ग्रुप सी में भी आया हुआ है। तो निजामुद, इसमें शेख नसीरुद्दीन महमूद, जो कि शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बख्तियार काकी कुतुब मीनार का निर्माण इन्हीं की याद में कराया गया था, बख्तियार काकी के। निजामुद्दीन औलिया, इनको महबूब ए इलाही कहा जाता था। महबूब ए इलाही मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि। अमीर खुसरो के गुरु यही है निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन आ सकता है अमीर खुसरो गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में है दरगाह इनकी। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। 7 सुल्तानों का शासनकाल निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। और इन्हीं का कथन है कि दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर, और किसके लिए बोले थे? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया का ही कथन है। और यही कथन बार बार राजनीतिक पार्टियों में यूज करते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन का प्रणेता ज्ञानेश्वर को माना जाता है।
और रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। और एकनाथ के भगवत पुराण पर टीकाएं लिखी हैं। ठीक है इतना। एक भक्ति सहन रहस्यवादी कवयित्री मीराबाई। मीराबाई के बारे में कथन क्या है? इनका जन्म राजपूत शाही परिवार में हुआ था और इनका विवाह एक राजपूत राजा से हुआ था। मेवाड़ के राजा मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। उनके पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। सूफी एवं भक्ति आंदोलन। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? नवद्वीप में। और ये नवद्वीप न देकर के अच्छा बताइए, नवद्वीप कहाँ पे है? नवद्वीप कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। और तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान पे है, पाकिस्तान। और इनका जन्म हुआ था, गुरु नानक देव का जन्म स्थान है। ये भी क्वेश्चन आया, गुरु नानक देव का जन्म स्थान कहाँ है? और चैतन्य महाप्रभु, उनको भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। और संत रामानंद बनारस, संत वैसे नाम दे बनारस दिया है तो संत रामानंद हो गए, कबीर जैसे संत की कर्मभूमि रही। मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में है। संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद। रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। और कई बार क्वेश्चन है, रामानंद कहाँ, उत्तर भारत दक्षिण भारत? तो उत्तर भारत आंसर होगा, वो लोकप्रिय बनाया। और तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरिदास। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास है। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे। और रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैत। रामानुज विशिष्ट द्वैत के प्रतिपादक। निम्नलिखित में किसने संप्रदायवाद और संस्कारों का कड़ा विरोध किया और संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाने पर जोर दिया? तो चैतन्य के बारे में ही बात कही जा रही है। चैतन्य ने भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। वैष्णववाद सिद्धांत का प्रचार किया था। वैष्णववाद। और शंकराचार्य भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। रामानंद बता दिए, कबीर के गुरु। और रामानुज विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट द्वैत। शंकराचार्य अद्वैत, अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे। बाबर के समकालीन कौन दक्कन का प्रसिद्ध शासक था? तो दक्कन का प्रसिद्ध शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय तुलु वंश का था और तुलु वंश को साहित्य का स्वर्ण युग था। तुलु वंश। आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा क्या नाम? तुजु के बाबरी। और कृष्णदेव राय के समय अष्टदिग्गज नामक 8 तेलुगु कवि थे। अष्टदिग्गज, जैसे नवरत्न होते थे ऐसे 8 दिग्गज इनके कवि रहते थे। ये सब कृष्णदेव राय के बारे में फेमस चीजें, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। और हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। कल्याण मंडप के शासनकाल के दौरान मंदिर निर्माण की एक उल्लेखनीय विशेषता थी। तो कल्याण मंडप, विजयनगर साम्राज्य, हरिहर और बुक्का, ये सब चीजें एकदम तैयार हो जानी चाहिए। अब तक आप पढ़ चुके होंगे। राष्ट्रकूट साम्राज्य के बारे में। राष्ट्रकूट क्या? एलोरा मंदिर, एलिफेंटा की गुफाएं, ये सब चीजें आती है। किस शासक, किस कौन से बनवाए? एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं। चंदेल साम्राज्य, खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ये भी चीजें याद रखिए।
विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा स्वामी मंदिर, कल्याण मंडप, चल लिख ही देते हैं। ये सब कल्याण मंडप वास्तुकला के उदाहरण हैं। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे? ये आपको पहले बताया, तुलु राजवंश से संबंधित थे। और तुलु साहित्य का स्वर्ण युग था, अष्टदिग्गज रहते थे। और विजयनगर पे 4 राजवंशों ने शासन किया। सीरियल वाइज भी याद रख सकते हैं। संगम, सुलु या सालू कह सकते हैं, तुलु, अराविडु, अराविद या अराविडु कुछ भी लिखिए। संगम, सुलु, तुलु, अराविडु ऐसे याद किया था, अब भी याद कर सकते हैं। संगम विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था और संस्थापक हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। बस इतना ठीक है। 4 राजवंशों ने शासन किया है विजयनगर साम्राज्य पर। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने राजवंशों ने शासन किया। निम्नलिखित में किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी? तो किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। और इसका टाइम पीरियड जरूर याद रखिए, 1336। इनके पिता संगम के नाम पे किया था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान हुआ था। टाइम पीरियड याद कीजिए आप, 1336 कहाँ पे आपको पढ़ने मिला था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय, मोहम्मद बिन तुगलक। सालू वंश सुलू और नरसिंह ने स्थापना किया है। और है कृष्णदेवराय के बारे में बता ही दिया, तुलु वंश के शासक थे। सुलु वंश विजयनगर साम्राज्य का दूसरा राजवंश था और स्थापना का उनके सालू नरसिंह ने। किस बहमनी शासक ने राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थापित किया था? तो अहमद शाह अब्दाली गुलबर्गा से बीदर स्थापित किया था। और अहमद शाह को वली संत कहा जाता था। महमूद शाह बहमनी साम्राज्य से रिलेटेड थे। यूसुफ शाह के बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। आदिल शाही वंश का संस्थापक। आदिल शाही वंश का संस्थापक। किसने पानीपत में सन 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? तो ये बहुत ही रिपीटेड हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। बाबर ने किया है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति अपनाई, ये एग्जाम में आता है, तुलगमा युद्ध नीति। गोला बारूद का प्रयोग ये सब यही किया था। विजयनगर, इस विजय के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। और इसकी आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी। और आत्मकथा में तुजुक ए बाबरी नाम लगा है तो जाहिर सी बात है बाबर ने ही लिखा है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि किस लैंग्वेज में है? तो तुर्की भाषा में लिखा है, टर्की भाषा में लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर का पुत्र हुमायूं, चौसा बेलग्राम का युद्ध, ये सब मुगल साम्राज्य। शाहजहां मुगल साम्राज्य की वास्तुकला का स्वर्ण युग है। जहांगीर के बारे में कह सकते हैं आप, चित्रकला का स्वर्ण युग है। तुजु के जहांगीरी इसकी आत्मकथा है। बाबर के बाद जहांगीर की आत्मकथा है, तुजु के जहांगीरी। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। दिल्ली ताज के लिए मुगल अफगान प्रतिस्पर्धा का मुगलों के पक्ष किस युद्ध के अंत तक निर्णय हुआ? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में यह निर्णय हो गया। अफगान शासक वहां हार गए। और प्रथम लड़ाई 1526 में बता ही दिया आपको, 21 अप्रैल 1526, डेट भी याद रखिए। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526, पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 और पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761। 1576 में द्वितीय लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? अकबर की सेना मान सिंह के नेतृत्व में और महाराणा प्रताप में। और फिलहाल निर्णायक युद्ध नहीं था ये। और 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी की बात कर रहा हूँ मैं, हल्दी घाटी। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। इसमें अकबर और हेमू के बीच हुआ। हेमू अफगान सेनापति।
और बैटल ऑफ पानीपत 1761 हुआ मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, मराठा शक्ति को कमजोर कर दिया यहीं पे। ये सब चीजें हो गई। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इंपॉर्टेंट है, 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में था। पानीपत की पहली लड़ाई कब और किसके बीच लड़ी गई थी? तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। हेमू और अकबर के बीच कब लड़ा गया था? 1556 में लड़ा गया था, यहाँ पे गलत है। और प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ये सब युद्ध देखने में इंपॉर्टेंट है, सब हमेशा आने वाले क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। 1764 बक्सर का युद्ध मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम सेकंड थे। हार हुई, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना की जीत हुई थी। वह मध्य एशियाई शासक कौन था जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो मध्य एशियाई शासक कौन था? बाबर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि मध्य एशियाई शासक कौन आया था, तो कौन था? बाबर ही था। बाबर कहाँ से आया था? मध्य एशिया से। और जहांगीर अकबर का पुत्र, हुमायूं बाबर का पुत्र। और हुमायूं दिन पनाह नगर बसाया था और वहीं इसकी सीढ़ी चढ़ते हुए मृत्यु हो गई थी। जहांगीर के समय में एक आता है कैप्टन हाकिम सर थॉमस रो आए थे, और सर थॉमस रो आए थे। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। मुगल कालीन भारत में जमा और हासिल का मूल अंतर निम्नलिखित में से क्या था? जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली की। वो एक इसके लैंग्वेज से भी आप समझ सकते हैं। जमा निर्धारित रकम और हासिल सचमुच वसूली वाली, और आर ओ के एग्जाम में आया हुआ है। जकात व्यापारियों पर लगने वाला कर था। पेशकशी नामक कर शिल्पकारों पर लगता था। पेशकशी शिल्पकारों पर कर लगाया जाता था। जमा और हासिल इस प्रणाली को मुगल प्रशासन के दौरान विशेषकर टोडरमल ने लाया था। टोडरमल जो अकबर का वित्त मंत्री था। अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की, दीन ए इलाही। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, 1581 में। और ईश्वर का धर्म, दीन ए इलाही मतलब ईश्वर का धर्म। और इसकी स्थापना फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना में किया था। इबादत खाना मतलब पूजा घर। इस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू शासक, तो उस एक आंसर आएगा बीरबल। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया अकबर ने। 1576 में तुरंत अब याद आना चाहिए हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। 1572 में अकबर ने गुजरात विजय प्राप्त की और वहीं पे बनवाया बुलंद दरवाजा उसी की याद में। मुगल शासक अकबर ने निम्नलिखित में क्या स्थापित नहीं किया था? रामबाग स्थापित किया था? जहांगीर महल, आगरा किला, तो रामबाग नहीं स्थापित किया था। भारत में बाबर द्वारा पहला मुगल उद्यान क्या था? रामबाग था, बाबर द्वारा स्थापित किया गया था। और फारसी चारबाग शैली में है। और आगरा का किला लाल बलू पत्थर से है, तो सब अकबर ने बनवाया ही है। जहांगीर महल अकबर ने, ये क्वेश्चन आप यहाँ पे गलत कर सकते थे। इसका सही आंसर क्या है? अकबर ने ही बनवाया है जहांगीर महल। और कहाँ पे है ये? आगरा के किले के भीतर है। आगरा के किले के भीतर। गलत होने का चांस ज्यादा रहता है, इसको आप टिक कर लीजिए। जहांगीर महल कहाँ पे है? आगरा के किले के भीतर। और निर्माण कौन करवाया है? अकबर ने। अकबर ने किसकी स्मृति में हिरन मिनारत का निर्माण करवाया है? तो किसका है? हाथी, अपने प्रिय हाथी हिरन की याद में। सूफी शेख सलीम चिश्ती की याद में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना हुई है। अच्छा, इसके विद्वान कौन कौन से? अबुल फजल और तानसेन। अबुल फजल, ये अकबर के शासनकाल की बात हो रही है। इतिहासकार तानसेन थे संगीतज्ञ। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। 1526 बता ही दिया आपको, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई इस युद्ध के बाद। और और क्या बता दें,
पानीपत का तृतीय युद्ध, मराठों की हार हो गई इसमें, अहमद शाह अली अब्दाली, ये रहा ठीक है इतना। मुगल सम्राट अकबर के हिंदू सलाहकार बीरबल का जन्म के समय नाम क्या था? महेश दास। और एकमात्र हिंदू शासक बता ही दिया, दीन इलाही धर्म को अपनाया। और मृत्यु यूसुफ जाई विद्रोह को दबाते समय हो गई थी। क्वेश्चन आ सकता है कि मृत्यु किसके समय हुई, किस युद्ध के समय हुई? तो यूसुफ जाई विद्रोह को दबाते समय हुई। इन्हें अकबर के ने राजा और कविप्रिय की उपाधि दिया था और नवरत्नों में से एक थे। दीन ए इलाही किसके द्वारा चलाया गया एक धार्मिक आंदोलन था? तो ये अकबर के द्वारा था, और इसके बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकता था बता दिया आपको। अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अपनाया था, और बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना की, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, और अशोक मौर्य वंश का शासक, धर्म का प्रचार किया। ये सब चीजें हैं आपके दीन ए इलाही के संबंध में। और टाइम पीरियड आपको बता दिए 1581। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? तो अकबर के द्वारा निर्मित कराया गया था। निम्नलिखित में किसका निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था? जो जामा मस्जिद का निर्माण अकबर के समय नहीं हुआ था। इसने जामा मस्जिद कौन बनवाया? शाहजहां ने बनवाया है। और आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद, ये सब किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1615 ईस्वी में अमर सिंह और किस मुगल सम्राट के मध्य मेवाड़ मुगल संधि हुई थी? तो मेवाड़ मुगल संधि किसके मध्य हुई थी? अमर सिंह और जहांगीर के बीच में हुआ था। और ये ईयर भी पूछा जाता है, इसको ईयर भी आप याद रखें, 1615 ईस्वी में हुआ था। ये पेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और अकबर के समय से चली आ रही यह संघर्ष समाप्त हुआ जब ये संधि हुई। और क्या कर सकते हैं आप? अकबर के बारे में दीन ए इलाही धर्म बताए थे आपको, दीन ए इलाही, इसका भी ईयर पूछा जाता है, कई बार बता चुका हूँ। दीन ए इलाही हो गया। और इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, जिंदा पीर। और शाहजहां इसके वास्तुकला का स्वर्णकाल था, वास्तुकला का स्वर्णकाल। और चित्रकला का स्वर्णकाल किसका है? जहांगीर का। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का है। इसके समय चित्रकला, अभी वो दो चित्रकार के नाम भी बताएंगे, चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और इसकी आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए जहांगीरी। अब ये तो पूछा नहीं जाएगा तुजुक ए जहांगीरी कौन लिखा है, क्योंकि नाम में ही लगा है। तो ये पूछा जाता है किस भाषा में है? ये किस में है? फारसी भाषा में है, फारसी भाषा। ये इंपॉर्टेंट है, किस लैंग्वेज में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा द्वारा दी गई न्याय की पुकार के लिए सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है? तो न्याय का घंटा किसने लगवाया था? जहांगीर ने। जहांगीर। इसका वास्तविक नाम क्या था? सलीम था। हालांकि एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन आप जानते रहिए, सलीम। और हुमायूं के बारे में क्या है? दीन पनाह नगर बसाया, दीन पनाह, सीढ़ियों से चलते टाइम गिर गया था, दीन पनाह शहर बसाया। और औरंगजेब जिंदा पीर और गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दिया था, गुरु तेग बहादुर की हत्या। और तुजू के जहांगीरी किस भाषा में? बता ही दिया आपको, फारसी भाषा में है। अकबर मनसबदारी प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली, ऐसी चीजों को आप याद रखेंगे तो आराम से याद हो जाएगा पूरा वीडियो देखते देखते। सुलह ए कुल की नीति अपनाया था, सुलह ए कुल की नीति। जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी विफलता का सही कारण क्या था? तो सही कारण क्या था? कंधार को पर्शिया के हाथों गवा बैठना। 1622 में ईरान के शाह अब्बास ने कंधार पर कब्जा कर लिया था, यही सबसे बड़ी विफलता थी। हालांकि एक सामरिक विफलता थी और एक आंतरिक विफलता भी थी। इसकी पत्नी थी नूरजहां, उसने एक अलग गुट बनाया था, नूरजहां जुंटा ग्रुप, जुंटा गुट। और इसका भी बाद में टूट गया ये भी, तो इसको आंतरिक विफलता यही कहा जाता है कि जुंटा गुट का टूटना ही आंतरिक विफलता थी। लेकिन सामरिक विफलता कांधार को पर्शिया के हाथों गवा बैठना था। ईरान के शाह अब्बास ने कंधार पर कब्जा किया था। शाहजहां के बारे में है, किसके शासन के को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है? मुगल काल का स्वर्ण काल किसका जाता है? शाहजहां सही आंसर है। और उस्ताद अहमद लाहौरी इसके मुख्य वास्तुकार थे, उस्ताद अहमद लाहौरी।
मुख्य वास्तुकार थे? ये भी क्वेश्चन आता है। उस्ताद अहमद लाहौरी किसके वास्तुकार थे? वास्तुकला शिखर पे था, लाल किला बनवाया, मयूर सिंहासन पर कोहिनूर हीरा लगवाया, ये सब तमाम चीज़ें हैं। और औरंगजेब के बारे में आगे बताएंगे। अकबर के बारे में बता ही दी, जहांगीर, शाहजहां, ये सब चीज़ें हो गई हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे शाहजहां सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी ग्रुप सी के एग्जाम में आया हुआ है, हाई कोर्ट आरओ आरओ में नहीं आया हुआ है। तो हो सकता है इस बार क्वेश्चन बन सकता है, कुछ क्वेश्चन जो फेमस क्वेश्चन है वही से बनेंगे। आप लोगों को वन लाइनर जो नोट्स दिया गया उसमें दिया ही गया सब चीज़ें। कौन सा मुगल शासक एक कुशल वीणा वादक था? तो कुशल वीणा वादक कौन था? औरंगजेब। खुद बीड़ा बजाता था लेकिन संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, एक बहुत विरोधाभास है। खुद तो बीड़ा बजाता था लेकिन संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। और चित्रकला पर भी प्रतिबंध लगा दिया था औरंगजेब। और गुरु तेग बहादुर का मृत्युदंड दिया था। ये सब तमाम चीजें औरंगजेब के बारे में, बहुत कट्टर मुसलमान था ये। और जहांगीर को औरंगजेब को अच्छा आलमगीर की उपाधि भी मिली थी। और क्या बता सकते हैं आपको? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। अकबर के साथ यही चीज याद की, अबुल फजल। जजिया कर किसने दोबारा शुरू किया था? जजिया कर दोबारा किसने शुरू किया था? औरंगजेब ने शुरू किया था। और औरंगजेब अपने खर्च के लिए टोपियां सिलता था, और कुरान की प्रतिलिपि बनाकर अपना खर्चा चलाता था। और वो राजशाही खर्च नहीं करता था अपने व्यक्तिगत जीवन पर। और जजिया कर अकबर ने समाप्त कर दिया था, 1564 में समाप्त किया था। ईयर भी याद रखिए, अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने 1679 में दोबारा लगा दिया था। ये दोनों डेट याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। और पूरी तरीके से खत्म कौन किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में। मोहम्मद शाह रंगीला, ये पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। अकबर दीवान ए आम, दीवान खास फतेहपुर सिकरी में बनाया। अकबर के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी वहां तक। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में नवरोज का उत्सव समाप्त कर दिया? ये सब काम कौन किया था? औरंगजेब ने। शुरू कौन किया था नवरोज? ये बलबन ने शुरू किया था। ये फारसी का नव वर्ष होता है। और औरंगजेब ने और झरोखा दर्शन वगैरह जैसी प्रथाओं को भी समाप्त कर दिया था। हुमायूं का अर्थ है भाग्यशाली, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यशाली रहा। और ज्योतिष में विश्वास रखता था, हर दिन नए कपड़े पहनना, ये सब तमाम चीजें। बाबर के बारे में पहले ही बताऊं, तुलगमा युद्ध नीति की बात आएगी तो कौन सा नाम आएगा? बाबर का, तुलगमा युद्ध नीति। और मुगल वंश का संस्थापक आएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये सब चीजें हैं बाबर के बारे में। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर किसको कहा जाता है? औरंगजेब। ये सब क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, हमेशा से ये सब रिपीटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा निर्मित किया गया था? बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था। और किस किस विजय की याद में बनवाया गया था? ये भी क्वेश्चन आता है। गुजरात विजय की उपलक्ष्य में ये बनवाया गया था बुलंद दरवाजा। बाबर मुगल वंश संस्थापक बता ही दिया। और सब चीजें ठीक है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। निम्नलिखित में से किसके निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था? आगरा का किला हुआ था, फतेहपुर सिकरी, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा। तो क्या नहीं हुआ था? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद दिल्ली, इसका निर्माण कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां। और इसके वास्तुकार उस्ताद खालिद खलील थे, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, आया नहीं है। उस्ताद खलील, उस्ताद खलील याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। मुगल शैली की लघु चित्रकारी स्वदेशी थीमों और शैलियों किसके साथ निर्मित है? पर्शियन और उत्तरी यूरोपियन। यहाँ पे आप देखेंगे जो ग्रुप सी वगैरह के पेपर में आया है या ग्रुप डी के एग्जाम में आया है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। उतना रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आया है जो ग्रुप सी की ग्रुप डी के एग्जाम में आ जाते हैं। हुमायूं के साथ, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, हुमायूं के साथ दो चित्रकार थे, वो एग्जाम में आता है। मीर सैयद अली, यही उस टाइम बताने के लिए बोला था, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। ये हुमायूं के समय थे, फारसी चित्रकार थे। और क्वेश्चन में आता है किसके समय आए थे? मीर सैयद अली और अब्दुल समद।
कौन सा मंदिर ब्लैक पैगोडा के रूप में जाना जाता है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क ब्लैक पैगोडा के रूप में जाना था। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और सूर्य मंदिर मार्तंड कहाँ पे है? एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और सूर्य मंदिर मेढोरा कहाँ पे है? ये कहाँ है? गुजरात में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। और होयलेश्वर का मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में है। ये सब चीज़ें आप याद रखिए, और कहीं न कहीं हमेशा एग्जाम में ये सब स्टैटिक जीके में भी काम आता है। ये स्टैटिक जीके का ही पार्ट है और हिस्ट्री का भी पार्ट है, इसीलिए यहाँ पे करा दिया जा रहा है। गोलकोंडा किला किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में है। काकतीय वंश के शासनकाल में बना था। और गोलकोंडा अपने हीरो के लिए प्रसिद्ध था। और गुजरात में क्या क्या है? सोमनाथ मंदिर, रानी की वाव, ये गुजरात में स्थित है। भारत का हिंदू मंदिर श्री रंगम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पे? तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में स्थित है। और मदुरई में कौन सा मंदिर? मीनाक्षी मंदिर। पुरी जगन्नाथ मंदिर। महाबलीपुरम शोर मंदिर, ये कई बार एग्जाम में आया है। शोर मंदिर या पंचरथ मंदिर, शोर मंदिर, इसको याद रखिए। चूहों के मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? तो करणी माता का मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है। और लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में। राजा रानी मंदिर कहाँ पे है? राजा रानी मंदिर यह कहाँ पे है? तमिलनाडु में। या इसी को बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तमिलनाडु, तंजावुर में, भगवान शिव को समर्पित है। और इसको किसने बनवाया था? राज चोल प्रथम ने, राजा राज चोल प्रथम। किस मुगल शासक की बेगम का मकबरा मरियम उज जमानी सिकंदरा में स्थित है? अच्छा, यहाँ पे जो राजा रानी मंदिर है, ये नहीं, राजा रानी मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। गलत बता दिया था आपको, भी याद है, उड़ीसा में। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसको बनवाया था क्यों? राजा राज चोल प्रथम ने, चोल प्रथम ने। और राजा रानी मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में। इसको किसने बनवाया? सोमवंश के शासकों ने बनवाया था। ये चीजें ध्यान रखना है। और राज से मैं कंफ्यूज कर गया था। ये चीजें हैं। किस मुगल शासक की बेगम का मकबरा मरियम उज जमानी सिकंदरा में स्थित है? किसका है? अकबर का मकबरा है ये। और जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहदरा लाहौर में जहांगीर का मकबरा बनवाया था। ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन औरंगजेब का आता है, औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। और उसको ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहा जाता है। ये सब चीजें हैं। जहांगीर बाबर के बाद आत्मकथा लिखने वाला दूसरा मुगल शासक था। तुजुक ए जहांगीर फारसी भाषा में। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में स्थित है, औरंगाबाद। और औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। प्रसिद्ध स्मारक गोल गुम्बज किस शहर में स्थित है? गोल गुम्बज कहाँ पे है? बीजापुर में स्थित है। और ये काफी विश्व का दूसरा बड़ा गुम्बद है। रामप्पा मंदिर जो विश्व विरासत स्थल भी है, कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। रामप्पा मंदिर कहाँ पे है? तेलंगाना में है। तमिलनाडु में अभी बताया हूँ बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश द्वारा निर्मित है। बृहदेश्वर जो एग्जाम में आता ही आता है, बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा बेमेल है? बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे है? छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। ये यहाँ पे गलत है। काशी विश्वनाथ वाराणसी, झांसी किले झांसी, ये सब ठीक है। तवांग मोनेस्ट्री का निर्माण 1600 में हुआ था। ये कहाँ पे स्थित है? ये स्टैटिक में भी आता है और हिस्ट्री में भी आता है। और इससे मिलता जुलता इसका तो सही आंसर अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूमटेक मठ, जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। रूमटेक मठ, हो सकता है नेक्स्ट टाइम यही आ जाए। रूमटेक मठ कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। रूमटेक मठ सिक्किम में स्थित। तवांग मठ सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। तवांग मठ जो अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। पंचमहल निम्नलिखित से किस भारतीय शहर में स्थित है? पंचमहल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा, जोधाबाई महल, ये सब यहीं स्थित है।
लखनऊ बता ही दिए, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा। गोलकुंडा कहाँ, हैदराबाद। और आगरा सिकंदर लोधी द्वारा बसाया गया था। सब चीजें आपको याद हो गया होगा। कवितावली गीतावली के सम्मानित लेखक कौन है? तुलसीदास। इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर। राजापुर कहाँ पे जानते हैं? इलाहाबाद वाला राजापुर नहीं है, चित्रकूट के पास है राजापुर। और सूरदास के गुरु कौन थे? गुरु वल्लभाचार्य। गुरु वल्लभाचार्य। और क्या बता दें आप लोगों को, कवितावली गीतावली की रचना की है रामचरितमानस। सूरदास की रचना क्या क्या है? सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये तीन इंपॉर्टेंट हैं। मुगल दरबारी इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में कौन सी भाषा को इस्तेमाल करते थे? फारसी भाषा का इस्तेमाल करते थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय के लिए काफी इंपॉर्टेंट आ सकता है। और एक मैं आपको बताया था, तो जो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखा था वो फारसी भाषा में लिखा था, और जो बाबर का है आत्मकथा वो किसमें है? टर्की भाषा में है। दोनों को अलग अलग लैंग्वेज है, गलत नहीं करना है। अकबरनामा किसके द्वारा लिखे थे? अबुल फजल द्वारा लिखे थे। और बादशाह नामा किसके द्वारा लिखे थे? उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखे थे। राजपूत काल से एक दो क्वेश्चन आए हुए। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को किस लड़ाई में हराया था? तो किसमें हराया था? तराइन की पहली लड़ाई। तराइन की पहली लड़ाई। तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी से हार गए, 1192 में हुआ था। और पानीपत की पहली लड़ाई 1526। खानवा की लड़ाई कब हुई थी? आप लोग को बताइए कमेंट करके, कब हुआ था? 1527, बाबर और राणा सांगा के बीच में। ये सब चीजें हो गई, सब आपको बता दिए कब कब कौन सा युद्ध हुआ था। दिल्ली पहली बार किस राजपूत के अधीन एक साम्राज्य राजधानी बनी थी? तोमर राजपूत। ये पहले एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन था, अब इसमें हाई कोर्ट में भी आया है। कई एसएससी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होता रहता है। भारत के अंतिम मुगल राजा बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा कहाँ निर्वासित किया गया था? तो ये बर्मा में निर्वासित किया गया था। कैप्टन हडसन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, इसके बाद इनको वहां निर्वासित कर दिया गया था। विद्रोह की विफलता के बाद ये सब चीजें हो जाती हैं, जब विद्रोह सफल नहीं होता है तो। बंदा बहादुर एक सिख नेता था जिसने गुरु गोबिंद सिंह की हत्या के बाद मुगलों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। उसको पकड़कर किसके शासनकाल के दौरान पकड़ लिया गया और मार दिया गया था? ये फर्रुखसियर के दौरान पकड़ा गया और मार दिया गया था, फर्रुखसियर। और एक क्वेश्चन आता है, सैयद बंधु, फर्रुखसर ने ही सैयद बंधु की मदद से शासक बना था। सैयद बंधु के बारे में आता है तो उससे रिलेटेड आंसर क्या होगा? फर्रुखसियर होगा। औरंगजेब के बारे में बता ही दिया, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दिया था इसने। और बहादुर शाह को साहिब खबर भी कहा जाता है, साहिब खबर। लापरवाह था ये, इसीलिए। निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों के एक अप्रत्यक्ष कैदी के रूप में 6 वर्षों तक इलाहाबाद के किले में निवास किया? तो कौन था? शाह आलम सेकंड। और वास्तविक नाम अली गौहर था। बक्सर का युद्ध जब हुआ था 1764 में, इसमें कौन कौन से लोग थे? शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और सुजाउद्दौला, ये तीन थे। तीनों की हार हो गई बाद में। इस हार के बाद शाह आलम सेकंड को इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा और वहीं पे रहा। सिख धर्म गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब किया था? 1699 में। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है। ये सब चीजें याद रखिए, धीरे धीरे सब बताते रहेंगे। और एग्जाम निकालना बहुत टफ काम नहीं, बहुत आसान होता है, बस सही चीजें सही टाइम पे हो जाएं तो सही रहता है। गुरु नानक जी देव का जीवन वृतांत किसने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने लिखा है। और ये सब चीजें, अच्छा, सिख धर्म में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आप याद कर लेंगे, हमेशा से उसी से क्वेश्चन आएगा, हर बार उसी से क्वेश्चन आता है। और गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, ये भी आता है, 5वें नंबर के गुरु थे। और आदि ग्रंथ की रचना की है, आदि ग्रंथ। और हत्या किसने करवा दिया था? जहांगीर ने। यही 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
गुरु अर्जुन देव के बारे में, जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी है, मृत्युदंड दे दिया। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पे है? नांदेड़। नांदेड़ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और अमृतसर सिखों का पवित्र शहर है। आनंदपुर साहिब खालसा पंथ की स्थापना यहीं पे हुआ था। ये सब चीजें हैं। गुरुमुखी किसने गुरुमुखी लिपि की रचना किया था? तो किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि की रचना किसने किया था? गुरु अंगद। इनका वास्तविक नाम क्या था? मूल नाम क्या था? भाई लहना। भाई लहना याद रख लीजिए, एग्जाम में आ भी सकता है। सिखों के दूसरे गुरु थे और इनके बारे में एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने गुरुमुखी लिपि की रचना किए थे। गुरु नानक देव के क्या इंपॉर्टेंट? सिख धर्म के संस्थापक थे। जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। और लंगर प्रथा की शुरुआत किए थे। लंगर। जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में। सिख धर्म के संस्थापक। ऐसी चीज याद। गुरु अंगद के बारे में बता दिया। सेकंड गुरु। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु। अमृतसर शहर की स्थापना किए थे। अमृतसर शहर के गुरु अर्जुन देव के पिता थे। ये सब चीजें हैं। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना किए थे? गुरु अर्जुन देव। ये आपको बता ही दिया और सब आपको पता है। गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, सब आपको बता चुका हूँ। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासन काल में किया था? तो सिकंदर लोदी के शासन काल में किए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी के समय। और अपने उपदेश, गुरु नानक देव ने अपने उपदेशों के लिए शबद नामक भजनों का उपयोग, शबद 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 ऐसे। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया था, आपको याद है कि नहीं? दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किया था। और दीवान ए सर्व सिंचाई विभाग की स्थापना, दीवान ए खैरात और दीवान ए सर्व सिंचाई विभाग के लिए। यही सब है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के छठवें गुरु। गुरु हरगोबिंद सिंह सिखों छठवें गुरु थे और सैन्य शिक्षा इन्होंने ही देना स्टार्ट किए थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के अंतिम गुरु। गुरु अर्जुन देव कौन थे? पांचवें गुरु थे। आदि ग्रंथ की रचना किए थे। जहांगीर ने हत्या करवा दिया। यही सब चीजें। गुरु तेग बहादुर नौवें गुरु थे। औरंगजेब ने हत्या करवा दिया। और बस इतना सफिशियंट है। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, ये भी याद रख लीजिए। ये सब चीजें हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। और आप मस्त अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। बाकी अदर सब्जेक्ट का एक ही कंपाइल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मिडिवल हिस्ट्री यहाँ पे खत्म होता है। आगे से मॉडर्न हिस्ट्री एक साथ कंप्लीट आपको करवा देंगे। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज, नमस्कार।